उस व्यक्ति ने, उनका नाम था शिवदास, उस व्यक्ति ने 17 साल तक नौकरी करने के बाद साइकिल पर पत्थर डाल करके समुद्र में डालना शुरू किया। 17 साल डालने के बाद फिर वहां मंदिर बनाया और अंग्रेजों को कहा, देख ये जमीन जो है ना हमने समुद्र से रिक्लेम किया, तेरे बाप की नहीं है, और उसने मंदिर बनाया। हर जगह जगह हर सप्ताह अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा पढ़ाने के लिए क्लास लगाते थे। रविवार को जगह जगह स्कूलों, मंदिरों में, कम्युनिटी सेंटर में जाकर के ये सब क्लास चलाते। इसके कारण से उनके बच्चे बड़े अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा में बड़े कट्टर दृढ़ हैं। वो बोली, हमारा इंग्लैंड में हमें अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है, वो भारत में बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा है। दिया जा रहा है। शाम को इन विदेशी लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए शाहरुख खान इन लोगों को बुलाया, शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह। तो सब लोगों ने बोला, वहां विरोध किया विदेशी लोगों ने, हमें अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के लिए आए हैं क्योंकि हमारे देश में सब कुछ है। हम तो यहाँ एक नेता को था, लिबरल पार्टी का प्रेसिडेंट था ढोलकिया, उसने बोला कॉन्फ्रेंस में, अगर छाती फाड़ोगे तो हनुमान, हम तो ऐसा हनुमान जी नहीं फाड़ सकते, लेकिन बताओ हमारे अंदर भारत माता ही क्या बात निकलेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप आईआईटी से संन्यास तक कैसे पहुंचे? ये तो विषय पता नहीं विषय से संबंधित है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं, आपने पूछा है तो सबकी जानकारी के लिए बताऊंगा। जैसे आईआईटी में जाने से पहले ही मैं संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षण हो गया था, बालकाल का स्वयंसेवक था। लेकिन आईआईटी में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ कम्युनिस्टों का बड़ा प्रभाव है, कम्युनिस्टों का भी नहीं बल्कि नक्सलाइटों का प्रभाव है। तो वहाँ बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, जिसमें आरिशी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, जादवपुर, ये सब उनके गढ़ हुआ करते थे। तो ये सब आईआईटी में ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेसर जो है ना विद्यार्थियों को अपने कमरे में बुला करके ब्रेन वॉश करते थे, उसको बोलते थे पॉलिटिकल क्लास, है ना। और उसमें उस समय यही सब चर्चा होती थी कि भाई भारत में ऑपरेशन है, डिस्पैरिटी है, जिसको क्या कहते हैं, दमन, भेदभाव, अत्याचार, बहुत सारे जिसको कहते हैं जो लेफ्टिस्ट जार्गन है, डिस्पैरिटी, और जिसको डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, फ्यूडलिज्म है, फैटलिज्म, ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें की बातें होती थी। और जैसा उन लोग का होता है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव, समता, ये सब जार्गन है उसके अच्छे होते थे। तो हमें भी अच्छा लगता कि समाज अच्छा होना चाहिए, भारत में गरीबी है ही, ये सारा चीज़ था, ये सारा चीज़ हम लोग भी अट्रैक्टेड थे। लेकिन एक चीज़ बातचीत में धीरे धीरे डिस्कशन में निकलता, हर चीज़ में हिंदुओं को ही गाली देते थे। फिर हमने यूरोपियन, जहाँ उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, नॉलेज, हमने प्रिंस कोपाटकिन, बाकुनिन, इन सबको भी पढ़ा। तो प्रिंस कोपाटकिन, बाकुनिन ने जैसा यूरोप के समाज का वर्णन किया, हमारा समाज वैसा नहीं है। भारत में गरीबी तो थी, लेकिन गरीब के साथ भी सम्मान से लोग आते थे। आपके घर में नौकर होता था, उसको भी बड़े रेस्पेक्ट से आप बात करते हैं। मैं उसका अभी भी ये कलयुग जिसको कह सकते हैं, महाकलयुग कह सकते हैं ना आज का समाज, फिर भी हमारे समाज में कितना रेस्पेक्ट है। पिछले वर्ष त्रिपुरा में हमारा वर्ग था, तो शाम का वहाँ वर्ग में भोजन माताएं बना रही थी। तो हमारा कार्यकर्ता ने कहा, स्वामी जी मैं भी आपकी व्यवस्था में हूँ, लेकिन मैं अभी मासी लोगों को उनको घर छोड़ के जा रहा हूँ, उनका भोजन बनाने के लिए आई थी, और फिर आपके अटेंड करूँगा। तो मैंने से पूछा, ये जो भोजन बना ली माताएं हैं, क्या इसकी असली अपनी मासी हैं क्या? बोला नहीं, ये जो है ना, ये गांव की माताएं हैं, भोजन बनाती आती हैं, हम लोग उनको जो भी उनका बनाने का है श्रम देते हैं, रेस्पेक्टफुली उनको मासी बोलते हैं। तो आप सोचते गरीबी है, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं खत्म था। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जिस समाज का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो यूरोप में हो सकता है, हमारे यहाँ तो नहीं है। फिर वहाँ एक कलकत्ता में चलता था एंटी कम्युनिस्ट लीग, उनकी भी छोटे छोटे किताबें आते थे, तो हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने कहा, देखो कम्युनिस्टों ने कैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना में मार दिए, कल्चरल रिवॉल्यूशन में मार दिए, कैसे रसिया में स्टालिन ने मार दिए, साइबेरिया में मार दिए, ये सारा चीज़। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि उस समय वो लोग बताते थे रूस, चीन बड़ा डेवलप है ना,
आपको पुराने लोगों को पता होगा, उसे सोवियत लैंड, सोवियत यूनियन सब मैगजीन आया करते, बड़ा ग्लेज। भारत में ऐसी नहीं होता करती थी। जब हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया, फिर उन्होंने कहा भाई ये तो रिएक्शनरी बन गया है ना, रिएक्शनरी उनका स्टैंडर्ड जार्गन है। तब रिएक्शनरी बन गया, तो अब चैलेंज हो गया कि भाई ये तो हमारे जैसे को ब्रेन वॉश करते तो और को भी करेंगे। फिर अब हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू कर दिया तो लगा कि हमारे पूर्वजों ने भी बहुत बड़ा काम किया है, तो ये भी एक काम है जो करने का है। अब ये काम कोई दूसरा कौन करे? फिर मैं कहा चलो मैं ही करता हूं। ऐसे यहां से परिवर्तन हुआ। चलिए, ये तो संन्यास तक की यात्रा हुई। फिर आप कितने वर्षों से विदेशों में प्रवास कर रहे हैं? 25 साल हो गए। इस साल 25 साल हो गए। तो ये विदेशों में काम करने की प्रेरणा और किस भावना से आपने कहा कि आपने सोचा कि विदेशों में जाकर भी अपने हिंदू धर्म का, अपनी संस्कृति का काम करना है? यह प्रेरणा कैसे मिली आपको? नहीं, ये तो मेरी कोई प्रेरणा नहीं थी, ये तो संगठन का दायित्व था। संगठन ने मुझे कहा कि तुम विदेश विभाग देखो, तो विदेश विभाग देखने लगा। तो यही है, मैं 99 से शुरू किया। संगठन का मुझे दायित्व दिया, इसलिए बोला कि यहाँ काम करने वाले बहुत लोग हैं, वो काम स्पेसिफिक काम है, उसके लिए जिस तरह का नॉलेज, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन है तुम ही कर सकते हो, तो इसलिए तुम जाओ। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई, मैं स्वयं नहीं गया। चलिए, तो अब आपके इस 25 वर्ष के पूरी यात्रा में आपने क्या अनुभव किया विदेशों में और भारत में? जो परिवर्तन है, जो अंतर है, जो विषमताएं हैं जो आपने भी कही, तो आपने उसमें भारत के बारे में और विदेशों के बारे में जो तुलनात्मक अध्ययन किया, उसमें आपने क्या उसका क्रक्स निकाला आपने? देखिए, भारत से 3 तरह के लोग विदेश में गए। एक तो 150 साल पहले, जिसको बोल रहा हूँ आज मैं हिस्टोरिकल में, हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 100-150 साल पहले, जिसको गिरमिटिया बोलते हैं ना, गिरमिटिया देश, जिसको एग्रीमेंट शब्द का लोकलाइज हिंदी हो गया था, गिरमिट। एग्रीमेंट को गिरमिट हो गया था। अंग्रेज लोग, उनको स्लेव ट्रेड खत्म हो गया था, यानी जिसको क्या कहते, स्लेव ट्रेड को क्या कहते, गुलाम मजदूरी पर क्या है, ऐसा मजदूरी करके ले जाते थे। तो उसमें गए ट्रिनिडाद, गयाना, सूरीनाम, जिसको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, मॉरिशस, सेल्सियस, रियूनियन, साउथ अफ्रीका, यहाँ गए। इधर श्रीलंका, मलेशिया, पार्ट ऑफ इंडोनेशिया और फिजी, ये सब मुख्य देशों में हमारे लोग गए। अब देखो, ये लोग यहां से गए, कोई बहुत उस जमाने के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बड़े अमीर लोग नहीं थे। इनको बेवकूफ बना के ले गया कि वहां तुम्हें बड़ा धन और जमीन मिलेगा। अब वहां जाने के बाद तो गुलाम जैसी स्थिति हो गई, है ना। लेकिन फिर भी, जिसको आप 100 की आज अभी बात कर रहे हैं, देश स्वतंत्र होने के 75 साल बाद हम 100 का डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं ना, उस 100 को उन्होंने उस समय भी बचा के रखा। आपका एक उदाहरण से आपको पता चलेगा वो लोग कितने कमिटेड आदमी थे। दिन भर उनको मजदूर काम करना पड़ता था, जिसको कह सकते गुलामी की तरह थी, सेमी गुलामी थे। तो एक व्यक्ति को लगा हम हिंदुओं का यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ये मैं ट्रिनिडाद टोबैगो की बात कर रहा हूँ, तो उसने समुद्र किनारे वहाँ कोई मूर्ति नहीं होगी, जैसे भी पत्थर उत्तर हमारे लोगों ने बना के उसने एक मंदिर बनाया। अंग्रेज जो मालिक या कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा, उसने ट्रैक्टर से उस मंदिर को समुद्र में डाल दिया, बल्कि हमारी जमीन है, इस जमीन पर तुम मंदिर नहीं बना सकते। ये आप टोबैगो की बात कर रहे हैं? ट्रिनिडाद टोबैगो की बात कर रहे हैं। ट्रिनिडाद टोबैगो एक देश है, वेस्ट इंडीज का पार्ट है ट्रिनिडाद टोबैगो की बात। उसमें पोर्ट ऑफ स्पेन एक छोटा सा उनकी कैपिटल सिटी, उसका मैं बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने, उनका नाम था शिवदास, उस व्यक्ति ने 17 साल तक नौकरी करने के बाद साइकिल पर पत्थर डाल करके समुद्र में डालना शुरू किया, है ना। जो आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा ना हम लोग, कि कौवा को प्यास लगी थी तो पानी, पेंदे में पानी था तो गिट्टी ना पत्थर डाल डाल के ऊपर पानी आ गया तो पी लिया। इस आदमी ने 17 साल तक समुद्र में पत्थर में डालते रहा। डालने के बाद 100 मीटर के लगभग उन्होंने 50, जो भी 100 मीटर या 80 मीटर का उन्होंने पैसेज बनाया, माने समुद्र के अंदर। फिर वहां जाकर छोटा सा टापू भी बनाया पत्थर डाल। 17 साल डालने के बाद फिर वहां मंदिर बनाया और अंग्रेजों को कहा, देख ये जमीन जो है ना, हमने समुद्र से रिक्लेम किया, तेरे बाप की नहीं है, और उसने मंदिर बनाया। तो आप सोच सकते हैं कितने कठिन परिस्थिति में भी रह करके उन्होंने, कुछ जगह आप जाओगे हिंदी बोलते हैं, बल्कि आपको बताओ, हम जैसे अर्बनाइज्ड हिंदू भारत में अपने गांव की भाषा के शब्द भूल गए हैं, उन लोगों ने वैसे की शब्द एज इट इज प्रयोग करते हैं।
और मैं वो दो बहनें आपने देखा होगा नीतिका प्रतिका कॉन्फ्रेंस में थी, न्यूजीलैंड की जो हाँ थी। हाँ न्यूजीलैंड की, वो फिजी की थी। मैं उनके घर में जाकर रुकता था, तो वो सब पुराने पुराने जो हम हिंदी भाषा से भूल गए वो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हमारे लोगों ने विदेश में कठिन परिस्थिति में इन लोगों ने भी अपने धर्म संस्कृति परंपरा के हर जगह रक्षा की, हर जगह, कोई एक जगह मैं बता रहा हूं, हर जगह। फिर ये जो नया इमिग्रेशन गया 60 के बाद, डॉक्टर इंजीनियर गए, इन लोगों ने भी, तो उस समय देश भारत भी गरीब था, वो लोग भी गरीब थी, आइडेंटिटी का क्राइसिस था। लेकिन जैसे बोला ना सुबह हमारे अपने जे नंद कुमार जी, हमारा धर्म मूल है, अध्यात्म हमारा मूल है, उसकी परंपरा के लिए उन सारी कठिन परिस्थितियों में बहुत पैसा नहीं था हमारे लोगों के पास, उसके बावजूद भी जगह जगह पैसे इकट्ठा करके हिंदू मंदिर बनाए वो। और यहां तो आप मंदिर में नहीं जाते हो, उन लोगों ने वहां जा करके हर रविवार को आप जाओगे तो वहां जो मंदिर यहां नहीं जाता होगा वो भी अपने परिवार सहित वहां मंदिर जाता है। तो आज भी देखोगे, दुनिया का मानना है, अमेरिका अपने आप को बड़े गर्व से कहता है अमेरिका इज ए मेल्टिंग पॉट, यानी ये अमेरिका में सब आ जाती, इस मेल्टिंग पॉट में सब मिल जाते हैं, जिसको मिलना ही मेल्टिंग पॉट में मिल जाते हैं। लेकिन आज भी हिंदू लोगों में 90% अमेरिकन लोगों से उस तरह से नहीं मिले, जो शादी ब्याह खाना हर चीज, नौकरी के लिए मिल जाएंगे, बिजनेस के लिए मिल जाएंगे, कंपनी चलाने के लिए मिलेंगे, खाना पीना शादी ब्याह धर्म संस्कृति परंपरा उत्सव सब अपने ही करेंगे। तो ये उन्होंने अपने इतने कठिन परिस्थिति में भी अपने स्वत्व को बचा कर रखा है। और नरेंद्र भाई तो अभी आए हैं ना, नरेंद्र भाई तो अभी 10 साल से आए हैं। पिछले 50 साल से मैं समझता हूं विष्णु परिषद संघ ने काम किया, उसके कारण से उनमें जो गौरव अनुमान निर्माण हुआ है और काफी एक्टिविटी हुई। तो उसका जानते हो, अभी 10-15 साल हो गया, ज्यादा भी समय हो गया हो, एक महिला ने पुस्तक लिखा, आर्टिकल लिखा न्यूज वीक में, वी आर ऑल हिंदू नाउ, वी आर ऑल हिंदू नाउ। उन्होंने बताया कि हिंदुओं की बात जो है ना, ये स्वत्व की बात, वहां सब उसको अपना रहे, इनडायरेक्टली योग कर रहे हैं। कहते हैं कितने लोग जो है ना मरने के बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, सबका डेटा दिया, पुनर्जन्म में कितने विश्वास करते हैं, क्रिश्चियनिटी से बाहर भी कहां मुक्ति है, सबका उसने अंत में उसने लिखा, लीजा मिलर का आर्टिकल है, अभी भी आप गूगल में सर्च करें तो बोलेगा वी आर ऑल हिंदू नाउ। ये 2009 के न्यूज वीक में छपा था, अगर आप गूगल करेंगे, लीजा मिलर ने ये आर्टिकल लिखा था 2009 में, वी आर ऑल हिंदूज नाउ। तो आपको पूरा एक पेज का आर्टिकल है जो पेपर में छपता है, आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें ये सब डाटा जो स्वामी जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा डाटा आपको पढ़ना चाहिए। आप जो तीसरे प्रकार का माइग्रेशन जो अभी शुरू हुआ है आईटी के कारण, हाँ, तीसरा माइग्रेशन हुआ है, मैं समझ 90 के बाद आईटी क्षेत्र गया, तो अब तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, अब तो अच्छा। उसके कारण से क्या हुआ कि जो हम लोग पहले गरीब थे, थोड़ा पिछड़े थे, हमारी आइडेंटिटी नहीं थे, इन लोगों ने जाकर, खासकर आईआईटी वालों ने जाकर के टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया। उससे क्या हुआ कि अमेरिका में पहली बार उनके सीनेट में आईआईटी को समर्थन में प्रशंसा करते हुए रिजोल्यूशन पास हुआ, अभी फिर पास हुआ 20 साल के बाद है, कि आईआईटी का हमारा बड़ा योगदान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में। तो इससे हमारा बहुत बड़ा अब वहां इज्जत प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। पहले वाली बात नहीं कि हम गरीब हैं, सारी महंगी महंगी गाड़ियां हमारे लोग खरीदते। अभी मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, अभी राम जन्मभूमि का चल रहा था ना, तो वाशिंगटन डीसी में लोगों ने 400-500 टेस्ला गाड़ी लगा करके उन्होंने राम बनाया, हाँ, और उस पर उन्होंने राम धुन का म्यूजिक लगाया। तो वो ये जिसको कहते हैं गरीब जो आदमी है ना, अब वहां तक पहुंच गया, ये उसका प्रभाव है। और ये क्या है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो आपकी दृष्टि में किसी भी देश का पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर कोई प्रभाव होना है तो उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आवश्यक है, देखिए, जिसके कारण उसका पूरे विश्व में एक इंप्रेशनेबल ऐसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इंग्लैंड का दुनिया पर प्रभाव था, उसका कारण था कॉलोनियल प्रभाव। लेकिन कॉलोनियलिज्म सेकेंड वॉर के बाद खत्म हो गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश कौन हुआ है? अमेरिका, है ना। आज भी अभी भी मोरलेस प्रभावशाली देश है। क्यों प्रभावशाली है? उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। आज दुनिया की 1/4 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दुनिया है, आ सकते 4 लोगों के पास 25, जिसको कह सकते हैं 4 लोगों के पास 25% की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है पूरी दुनिया की। यानी ये 4% वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन 25% वर्ल्ड इकोनॉमी है।
इकोनॉमी के कारण ही उनके यहां सारा एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इकोनॉमी के कारण हुआ। उसके कारण से डिफेंस में भी मजबूत है, दुनिया में भी हर जगह जिसको कहते ना धमका सकते हैं, ताकत रख सकते हैं ना। इकोनॉमी, फिर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फिर एजुकेशन। आपको बताओ उनके एजुकेशन सिस्टम भले ही हमारे लिए अपना सुटेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तो बहुत रोबोस्ट खोल रखे, इतना रोबोस्ट है आप सोच सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि कैलिफोर्निया एक छोटा सा 2 करोड़ का राज्य है, 2 करोड़ का। जिस समय बता रहा हूं, जिस समय उन्होंने योजना बनाई है उस समय उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं होगा। वो आज वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले, 5-6 साल पहले हमसे बड़ी इकोनॉमी एक राज्य हुआ करता था। कैसे? और सूखा राज्य है वहां, कैलिफोर्निया फर्टाइल राज्य नहीं है। कैसे हुआ? उन्होंने एक राज्य के अंदर 11 में बता रहा हूं यूसी सिस्टम के यूनिवर्सिटी खोले। उसको कहते हैं कैलिफोर्निया हायर एजुकेशन मास्टर प्लान के एक योजना के तहत उन्होंने 1960 के अंदर 11 टॉप यूनिवर्सिटी खोले, जिसको कहते हैं यूसी सिस्टम। यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अर्वाइन, इस तरह के 11 यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने 23 यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी खोले, कम्युनिटी कॉलेजेस खोले। क्योंकि एजुकेशन इतना मजबूत हो गया, पूरे अमेरिका के बच्चे वहां आके पढ़ने लगे, सारी दुनिया के पढ़ने लगे। तो सबसे पहले जानते हो अमेरिका सिलिकॉन वैली बना, है ना। टेक्नोलॉजी का वहां डेवलपमेंट हुआ। हॉलीवुड वहां गया, डिज्नी वर्ल्ड वहां गया। तो इसके कारण से उसका प्रभाव हुआ। तो पहले किसी भी देश को दुनिया में ताकतवर बना इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन और एकेडमिया और अंत में उसका मीडिया कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हो। आज कैसे हॉलीवुड के सिनेमा हमारे यहां घुस गए, है ना। हॉलीवुड के सिनेमा हम देख रहे हैं, हमारे अपने चीजों पर नहीं बन रहे हैं ठीक से हमारी हॉलीवुड। तो ये बोल रहा हूं, ये इंपैक्ट करने की चीज है। अगर दुनिया में आपको अपने आप को प्रभावशाली बनना है, किसी भी देश को बनना, तो 5 एरिया पर हमें काम करने होंगे। नहीं तो इन 5 विषय जो आपने बताया, उसमें भारत की वर्तमान स्थिति कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है? हाँ, मैं 5 चीज में बता रहा हूं एक एक करके। देखो, भारत जब इकोनॉमी हमारी ओपन हुई नरसिम्हा राव के समय में, तो हमारा कुल इकोनॉमी का स्ट्रेंथ था 300 बिलियन। आज लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास आ गए। आप सोचो कितना बड़ा, 1000 गुना 3000 गुना हमारा ग्रोथ हुआ है। तो हमारी उस समय हमें कोई पूछता नहीं था। सन 2000 में मैं बता रहा हूं, चीन की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी हो गई थी और हम बहुत 1-1.25 ट्रिलियन की थे। तो चीन हमारा सुनना बंद कर दिया था। मैं आप बता रहा हूं इकोनॉमी का असर है। अब क्योंकि हम भी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रहे हैं और कंपिटिटिव हो रहे हैं, तो चीन हमारी से पहले से ज्यादा उसको हमसे भय लगने लगा। नहीं तो पहले हमें धमका रहा था, उसी धमकाई इकोनॉमी के कारण। क्योंकि आपको इकोनॉमी नहीं होगा तो आप डिफेंस में खर्चा नहीं कर सकते। आज भी आपको बता रहा हूं, हमारा डिफेंस बजट टोटल हमारी इकोनॉमी का 1.52% है। अगर ये हमारा इकोनॉमी का मान लो, ये आज इकोनॉमी हमारा 4 ट्रिलियन है, कल 10 ट्रिलियन होगा, तो 1.52% भी अगर हम खर्चा करते तो आज से कितना बड़ा हमारा खर्चा होगा। तो आप हर चीज खरीद सकते हैं, हर चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो वारफेयर वाला ड्रोन है हमारे पास नहीं है ना, अभी अमेरिका से अपन ने ले रहे हैं। तो ये क्या है कि आपके पास इकोनॉमी होगा तो आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे, डिफेंस में इन्वेस्ट करोगे, कि आप उन पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, तो आप कितने आत्मनिर्भर है, ये जो 100 वाली बात है ना, आप कितने आत्मनिर्भर है वो मैटर करता है। ये इकोनॉमी से ही मैटर करता है। मैं ध्यान देना, मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, ये धर्म से केवल नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, है ना। मैं बगल में हमारा जो है ना श्रीलंका, धर्म कर्म के मामले में हमसे ज्यादा पक्का बौद्ध है, लेकिन उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो 2 करोड़ का उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यदि अपने स्व को भी अपने आप में हमें स्थापित करना है, मजबूत करना है, तो हमारा सबसे पहले इकोनॉमी मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हमारा ध्यान है कि इकोनॉमी मजबूत हो। और आज स्थिति क्या है, 7% के इस चीज पर हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है। इसी कारण थोड़ा थोड़ा हमारा पूछ भी होने लगा। टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में तो अभी आत्मनिर्भर नहीं है। कुछ एरिया टेक्नोलॉजी में हम अच्छा प्रोग्रेस, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी है, कुछ और सारी टेक्नोलॉजी। क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं कि रिसर्च इनोवेशन में खर्चा कर सके। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे समाज का
सोच होना चाहिए कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। तीसरी चीज है एजुकेशन। एजुकेशन में अभी भी हम बहुत अच्छे नहीं हो पाए। हम इतने खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। कुछ सीटाडेल के रूप में कह सकते हैं, बड़े आईआईटी आईआईएम हो गए, लेकिन ओवरऑल हमारा नहीं है। आपको बताऊं, भारत से जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं विदेश में, लगभग 18 लाख बच्चे विदेश में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। 18 लाख। और ये 18 लाख जो पैसे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे कितना पैसा? हैं, उसे 80 बिलियन यूएस डॉलर हमारा पैसा जा रहा है विदेश में। क्यों जा रहा है? केवल पैसा जा रहा है विद्यार्थी, हमारा टैलेंट भी जा रहा है। आप टैलेंट भी जा रहा है। अगर वो सारा टैलेंट जो वहां जाके फ्लोरिश हुआ, हाइपोथेटिकली मान लो अगर हमारे देश में होते तो हमारा कितना बड़ा होता। तो ये इकोनॉमी, मैं बता रहा हूं, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फिर एकेडमिया इंपॉर्टेंट चीज है। जो एकेडमिक फील्ड में होंगे, एकेडमिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारा चीज जो है ना, ज्ञान का स्रोत जो है ना, नीचे वहां से आता है। क्या पढ़ा रहे हो और कौन पढ़ा रहा है, ये मैटर करता है। आज भारत के एकेडमिया में सारे कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट थॉट जो प्रोसेस है, जिसको हम कह सकते हैं क्रिटिकल थ्योरी, ओरिएंटलिज्म, है ना, क्रिटिकल रेस थ्योरी, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, बहुत सारा चीज, हेजेमोनी थ्योरी, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ये सारे कम्युनिस्टों की थ्योरी पढ़ाया जा रहा है हमारे। आपको बताओ हिंदी, मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश वाले में आप देख लो, मैं पिछले महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी का सिलेबस रिव्यू कर रहा था। वहां हिंदी कम पढ़ाया जा रहा है, मार्क्सिज्म ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे वही आपको पढ़ेंगे ना, उनके दिमाग में वही घुसेगा ना। तो इस चीज को भी हमें ठीक करना, अगर अपने आप को सत्य को ढूंढना है और उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो एकेडमिया में भी हमारा प्रभाव होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। मेथोडोलॉजी एंड कंटेंट, हाँ, दोनों चीज। क्या पढ़ाया जा रहा है और कौन पढ़ा रहा है, ये भी आपके हाथ में होना चाहिए। कंटेंट, सिलेबस जिसको बोलते हैं, करिकुलम, ये आपके होना चाहिए। जिसको फैकल्टी ट्रेनिंग, कौन पढ़ा रहा है, इसके हमारे हाथ में होना है। और पांचवा चीज है मीडिया। मीडिया क्या है? परसेप्शन बिकम रियलिटी, है ना। मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है, परसेप्शन बिकम रियलिटी। तो ये आपके पास में नहीं होगा तो अच्छी चीज भी आप हार जाओगे। जैसे क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं, 20-30 साल पहले सर्ब लोग जीत रहे थे, है ना, बोस्निया वगैरह में बम्बिंग करके सर्ब लोग जीत रहे थे। आपको याद होगा, पुराने लोगों को थोड़ा पता होगा, 90s के बाद, 90 की बात है। सर्ब लोग जीत रहे थे लड़ाई में, लेकिन मुस्लिम माफिया ने बोस्नियन मुसलमानों को पैसा दिया। अमेरिका में उन्होंने जाके पीआर एजेंसी सब हायर किया। अब वहां ऐसा वातावरण कर दिया कि भाई ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। अब उस अत्याचार के चक्कर में यूएन में रेजोल्यूशन पास करके नाटो ने बम्बिंग शुरू कर दी। तो अब हारते हुए हार गए, यानी सर्ब लोग जीतते हुए हार गए। तो मान लो आप सोच रहे हो कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आप हार जाओगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी रसिया में, रसिया इतना पावरफुल देश भी अपने ही अंग यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा है। तो ये सारा चीज, एक जब लड़ाई होती है ना, तो आपको हर क्षेत्र में आपकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मजबूत होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, एजुकेशन एकेडमिया हाथ में होना, आपका मीडिया भी होना चाहिए। तब आपका दुनिया में और हमारी वर्तमान में हमारी भी पहचान होगी। तो जिसको कहते हैं इकोनॉमी, तो मोरलेस धीरे धीरे हमारी ठीक चल रही है। एजुकेशन को हमें ठीक करना है। एकेडमिया अभी भी हमारे ठीक से कंट्रोल में नहीं है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, इस पर अभी ठीक से हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा मीन्स हमारे थॉट प्रोसेस, जिस थॉट प्रोसेस के लोग हम हैं, जो भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं। तो एकेडमिया, एजुकेशन को और हमें रोबस्ट बनाना, मीडिया में अभी बहुत पीछे हैं, तो इसको हमें बहुत बड़ा ठीक करने की और जरूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि नहीं तो क्या है कि ये 2 जनरेशन 3 जनरेशन का सारा मेहनत जो है 1 जनरेशन में निकल जाएगा, हार खत्म हो जाएगा। अमेरिका में इस उदाहरण दे रहा हूं कि अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के बाद भी आज अमेरिका डिक्लाइन है। क्यों डिक्लाइन है? मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, बिल गेट्स से किसी ने पूछा वाई चाइना इज ग्रोइंग, चाइना आगे बढ़ क्यों रहा है? तो बिल गेट्स ने कहा द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स, यानी चाइना का रोल मॉडल जो है ना, ब्रिटनी स्पीयर नहीं है, उसको रोल मॉडल होना चाहिए। उस समय की पॉप सिंगर है हॉलीवुड की, लेकिन वो नहीं है। मैं उनका रोल मॉडल हूं, सक्सेसफुल बिल गेट्स चाइना का रोल मॉडल हूं। फिर बोलता वाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका क्यों नीचे जा रहा है? तो बिल गेट्स ने बोला द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मैं अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन मैं रोल मॉडल नहीं हूं। अमेरिका रोल मॉडल, ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है। फिर वही थॉमस फ्रीडमैन ने अपनी एक पुस्तक लिखा है, वर्ल्ड इज फ्लैट में। उसमें एक एल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया कि सन
एक अमेरिकन से पूछा है कि अमेरिकन बच्चे साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ने क्यों नहीं आ रहे, जिसके कारण से अमेरिका का नाम था। तो बोलता है, सर अमेरिकन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स बिकॉज दे आर कमिंग हियर फॉर अ स्टडी। वो दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर अ स्टडी, यहां उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आ रहे अमेरिकन बच्चे, क्योंकि वहां वो आ रहे हैं फन, मजे लेने लिए आ रहे हैं। देयर इज नो फन इन साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, इज बोरिंग टू। यहां मजा नहीं है, तो आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए अमेरिका, दिस इज द कल्चर ऑफ रोमियो जूलियट एंड वैलेंटाइन, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है। कल्चर ऑफ रोमियो जूलियट वैलेंटाइन एंड वैलेंटाइन, इसके कारण अमेरिका का Decline डाउन है। लेकिन जो भारत के लोग वहां पे जाके बसे हैं, वो अपने संस्कारों को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब यहां से हम जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, 50 साल पहले की बात हो, 50-55 साल पहले, बड़े बड़े हमारे डॉक्टर जब अमेरिका में गए, जिसमें महेश भाई अभी गुजर गए, कई लोग वहां गए, तो हमारे लोग बेसिकली अधिकांशतः, मैं जाति पाति की बात नहीं कर, ज्यादातर अधिकांशतः शाकाहारी लोग हैं। शाकाहारी होने के बाद भी क्या, हमारा तो कभी आदमी गौ मांस खाएगा ही ना, कभी मान लो जो, तो वहां अमेरिकन स्कूल में भोजन मिलता है, तो हमारे लोग के बच्चे जो हॉट डॉग खाने लगे, अमेरिकन जो है ना खाने लगे, तो ये लोग तो टेरिफाइड हो गए, बड़े हम जिस चीज के लिए आए थे कि थोड़ा पैसा कमाएंगे, धर्म संस्कृति के मजबूत को, वही खत्म हो जाएगा ना। तो 55 साल पहले उन लोगों ने मिलकर के योजना बनाया कि चिल्ड्रन कैंप करते हैं ना, बच्चों का कैंप करते हैं। क्या कैसे समझाएंगे बच्चों को? जब चिल्ड्रन कैंप किया तो बोले कि अब वो बच्चे पहले हॉट डॉग की बात करते, अब हॉट डॉग नहीं खाते, पैर छू के प्रणाम करने लगे। ये सब परिवर्तन हुआ था। फिर उन लोगों ने हर जगह जगह हर सप्ताह अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा पढ़ाने के लिए क्लास लगाते हैं, जिसको विद्या विहार, कहीं पे बाल संस्कार केंद्र, कहीं पर बाल गोकुलम, हाँ। बाल गोकुलम चलाना शुरू कर दिया। आज रविवार को मैं बता रहा हूं, आजकल के हमारे माँ बाप माताएं बहनें तो यहाँ टीवी देखती हैं रविवार को, वो लोग टीवी नहीं देखते। रविवार को जगह जगह स्कूलों, मंदिरों में, कम्युनिटी सेंटर में जाकर के ये सब क्लास चलाते हैं। इसके कारण से उनके बच्चे बड़े अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा में बड़े कट्टर दृढ़ हैं। अभी मैं बता रहा हूं, मैं लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हमारे एक व्यक्ति प्रेसिडेंट थे, सुभाष टकरार, अब तो बड़ी हो गई, कॉन्फ्रेंस में बोले, स्वामी जी, आवर ब्रिंगिंग हियर इन लंदन अबाउट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन इज फार सुपीरियर चिल्ड्रन ग्रोइंग इन भारत। यानी कि हमारा फिर से बताइए आपने क्या बोला? मैं बता रहा हूं कि हमारा, वो बोली, हमारा इंग्लैंड में हमें अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है, वो भारत में बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा है। अच्छा दिया जा रहा है। बताइए क्या? क्योंकि वो भी तो आते हैं, उनके रिश्तेदार तो यही हैं, उनसे मिलने आते हैं ना, इनके बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजों के कारण से उनमें जाओगे तो बहुत पक्का दृढ़ता है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। जब प्रवासी भारतीय शुरू किया था ना अटल जी ने, तो सुषमा स्वराज हमारी, यानी उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी उस समय। तो जैसे हमारे लोग, हमारी सरकार तो आ गई है लेकिन स्व नहीं आया है उसके अंदर, सरकार तो आ गई, सरकार में स्व नहीं आया है, तंत्र पर हमारा कब्जा नहीं है। वही लेफ्टिस्ट, लिबरल और सब सारे ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, उन्होंने इसको फिक्की को दे दिया ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिक्की वालों ने वो MF हुसैन से लोगो बनवाया, कार्यक्रम किया। शाम को इन विदेशी लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए शाहरुख खान, इन लोगों को बुलाया, शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह। तो सब लोगों ने बोला, वहां विरोध किया विदेशी लोगों ने कि ये, मैंने सॉरी टू से, आई एम यूजिंग, अच्छा वर्ड नहीं है, बोले कि इन के लिए हम यहां नहीं आए हैं, ऐसे उन्होंने शब्द प्रयोग किया। हमें अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ है। हम तो यहाँ, एक नेता आपको था, लिबरल पार्टी का प्रेसिडेंट था, ढोलकिया, उसने बोला कॉन्फ्रेंस में, अगर छाती फाड़ोगे तो हनुमान, हम तो ऐसा हनुमान जी नहीं फाड़ सकते, लेकिन बताओ हमारे अंदर भारत माता ही क्या बात निकलेगी। तो उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, मिट्टी से जुड़ने के लिए, इनके देखने के लिए नहीं आए। तो सारे मीडिया को सरप्राइज हुआ कि भाई हम लोग तो सोचते विदेश में जाकर बड़े लिबरल हो गए, तो बड़े कट्टर हो गए। आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी का बड़ा बड़ा कार्यक्रम कैसे कैसे होता है। यही चीज, मेडिसन स्क्वायर से लेकर अभी सभी जगह, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चला, अभी दुबई में हुआ, लंदन में हुआ, मेडिसन में, हाउडी मोडी, जहां पर भी जाइए, ये है कि वो पुराना स्ट्रेंथ उन्होंने बचा के रखा है। तो ये तो उन्होंने अपने संस्कारों को बचाया और अपनी नई जनरेशन को दिया, लेकिन जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है, उनसे इंटरेक्शन में उनको कोई परेशानी होती है, या उनको किस तरह से अपना ऐसा है कि फर्स्ट जनरेशन जो गया था अमेरिका में, वो क्या था कि उनकी बड़ी
इतने अमीर भी नहीं थे, उतना बड़े इलाके में नहीं रहते थे, उतने आइडेंटिटी का प्रॉब्लम था। तो शुरुआत में जो है ना, इन लोगों ने इंसुलर थे, आपस में ही इंटरेक्ट करते थे, नौकरी में तो उनसे वो इंटरेक्ट करते। अब जो वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं ना, वो उनको कोई समस्या नहीं दे, वहां बॉन्ड है, उनकी कल्चर, लैंग्वेज, इडियम्स, जो बोलने का स्टाइल, सब मेथोडोलॉजी सब जानते हैं, उनसे अब इक्वली वैसे इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि फार सुपीरियर इंटरेक्ट करते हैं ना। और वह क्या कि वैसा उनकी प्रतिष्ठा भी हो गई है। दीज पीपल आर हार्ड वर्किंग, नॉलेजेबल। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और सब जगह जितने टैलेंटेड जो एवरेज ना आते हैं ना, स्कॉलरशिप मिलता है, बेस्ट स्कॉलरशिप, ओलंपियाड, स्पेलिंग भी, सब हमारे बच्चे नंबर 1 होते हैं। तो उसके कारण से अब वो पहले वाला जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था धीरे धीरे निकल रहा है। तो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत के जो प्रवासी भारतीयों को सपोर्ट करती है, या देखिए वहाँ क्या भी है उनको स्ट्रगल कि करना पड़ता है? वहाँ देखो कुछ देशों में जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जिसको बोल सकता हूँ, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, यूरोप के कुछ देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ क्या है जिसको मेरिटोक्रेसी, अगर आप मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको वहाँ पर सम्मान मिलेगा। और वही हमारे लोगों ने हर फील्ड में जाकर के, उन देशों में जाकर के, आम इमिग्रेंट्स नहीं है। जो हमने जब से मैं जाना शुरू किया, वहां काम शुरू किया, तो हमने कहा कि ये हमें दुनिया के लोगों को बताना है कि वी आर नॉट लाइक एनी अदर इमिग्रेंट। हम ऐसे इमिग्रेंट नहीं जो कि यहाँ आकर के नौकरी के लिए बस गए। हम जहां भी गए वहां आपकी अर्थव्यवस्था में, आपके टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, एकेडमिया में, हर क्षेत्र में, हेल्थ में, हर क्षेत्र में हमने कंट्रीब्यूट किया है। हम आपको मजबूत करने वाले, यहां आपसे लेने वाले आए नहीं, आपको देने आए हैं। ये भाव हमने वहां पैदा किया, इसको हमने हाईलाइट्स करके बताया क्या है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा दिखना भी चाहिए। जैसे अमेरिका में चले जाइए, हमारा 72% पॉपुलेशन ग्रेजुएट एंड अबव, 72% पॉपुलेशन ग्रेजुएट एंड अबव है ना, हाई स्कूल से अब 96% है। हर देश में चले जाओगे, हम पीएचडी ज्यादा हैं, हम मास्टर ज्यादा हैं, ग्रेजुएट ज्यादा हैं, हम मैनेजर, प्रोफेशनल, हाई लेवल के पोजीशन में भी सबसे ज्यादा हैं। तो ये सारा चीज एवरेज जब हाईलाइट्स करते हैं, तब लोगों का हमारे प्रति रेस्पेक्ट बढ़ता है, हमारी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होती है। हमारा एक यूथ कॉन्फ्रेंस था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर था केविन रूड, उसने लिखा, हिंदू यूथ इंस्पायर द नेशन थ्रू लीडरशिप एंड कोहेशन, है ना, लीडर्स, क्योंकि उनको लगा ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वे उसके एसेट्स हैं। तो आपको, मैंने वही बोला कि आप अच्छा हैं तो आपको अच्छा दिखाना होगा, उसके लिए वैसे ही आपको प्रोग्राम, एक्टिविटी करने पड़े। देखो पूजा पाठ, मंदिर वगैरह तो अंदर की चीज है, लेकिन ये हमारे अंदर से मजबूत करने के लिए, लेकिन बाहर से आपको स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए आज के जमाने में कंटेम्पररी जो प्लेटफॉर्म है उन सब का उपयोग करना पड़ता है, और वही हमने करना शुरू किया है। तो आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि जो आपने अभी तक बताया कि विदेशों में जाने के बाद भी भारत के भारतीयों ने अपना स्व बचा कर रखा, तो उस स्व के कारण आप उसको, आज जो भारतीयों की पूरी दुनिया में जो प्रतिष्ठा हो रही है, उसका कारण वह स्व बताएंगे, या उन्होंने जो आपने जो नहीं, ऐसा आप जो बता रहे, देखो हम लोगों ने जब आग है ना, अंदर आग था, हमने आग पैदा नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूं, हमने आग पैदा नहीं किया। आग तो उनके अंदर थी, जो हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा का सैकड़ों हजारों साल का जो उनके अंदर आग तो था। हमने काम किया है उसी आग का राख हटाकर उसको थोड़ा फूंक मार के, थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं, मतलब अपने संगठन प्रदीप्त कर दिया है ना, संगठन किया, थोड़ा संगठन के साथ आज के जमाने में क्या क्या करने लायक चीजें हैं वही हमने किया। हमने उसके अंदर जो राख बैठ गया था उसी को हमने फूंक मार करके, जिसको कह सकते देसी भाषा में फूंक ही बोलेंगे ना, हाँ, फूंक मार कर थोड़ा हमने प्रदीप्त किया है ना, वो प्रदीप्त किया है। अब मैं आपको जस्ट बता रहा था, एक उदाहरण की बात कर रहा था ना, कि ये प्रदीप्त करने वाली जो बात है कि आप प्रदीप्त करेंगे तो वो, हाँ, आपका रेस्पेक्ट कैसे बढ़ता है। मैं डरबन में, हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो हमारा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस था, 2 उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। तो मैं अपने लोगों को बोल रहा था वहाँ, मैंने सॉरी टू से, कोई दूसरा अंग्रेजी में शब्द ने ब्लैक ही बोलते हैं, ऐसे ब्लैक बोलना नहीं चाहिए, खराब शब्द है, लेकिन ब्लैक है। हमारे यहाँ तो काले रंग को खराब नहीं जाना था, हमारे यहाँ तो भगवान को भी काला बोलते हैं। नासिक वाले जो भगवान, उनका नाम है कालाराम, कालाराम नाम ही है। तो हमने ऐसी बोला, बैक होम और गॉड्स फॉर ब्लैक, हमारे भारत में हमारे भगवान काले थे। मैं बता रहा था ना
कि हमारे भगवानों की मूर्तियां पहले काले ब्लैक ग्रेनाइट से बनती थी, ये मार्बल की मूर्तियां इस्कॉन वालों ने और जयपुर वालों ने फैला दिया। बहुत पुरानी हमारे मार्बल की मूर्ति नहीं होती थी। बैक होम और गॉड्स वर ब्लैक, थैंक्स टू इस्कॉन गॉड हैज बिकम व्हाइट। इस्कॉन वालों ने हमारे भगवान को भी गोरा बना दिया ना, क्योंकि उनको चिक्स मजबूत, थोड़ा चिक साफ सुथरा चाहिए। तो वो उनको समझ में लगा कि वो काले जो मिनिस्टर थे वो बोले कि क्या यू आर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक। मैंने कहा डोंट वरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के बारे में बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ कलर का कोई व्हाइट स्किन से कोई बहुत अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए हमारे भगवान काले थे। हमारी रोटी इतनी मिसी रोटी होती थी, गुड़ खाते थे, हर चीज हमारा व्हाइट नहीं था। ये तो अंग्रेजों के कारण से हमारे यहाँ थोड़ा व्हाइटनेस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ गया। तो बता रहा हूं, वो कॉन्फ्रेंस के बाद वो मिनिस्टर बोलता है, इतना खुश हुआ, बोला अरे वी वर थिंकिंग इस तरह का हमारा जो कॉन्फ्रेंस है ना, ऐसे गोरे लोग ही कॉन्फ्रेंस करते हैं, बट नाउ कलर्ड्स आर, हम लोग को अब एक ही बिरादरी का मानते, कलर्ड है ना, कलर्ड मानते हैं, कलर्ड आर आल्सो डूइंग है ना, कलर्ड लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इन लोग को 2 बस दे दो, इनको गांधी जी का आश्रम है ना, गांधी जी का फिनिक्स आश्रम है डरबन में, इनको इनके लोगों को घुमाओ, और ये हॉल का किराया है ना जो सिटी काउंसिल का, इसको माफ कर दो। और दूसरा चीज बता रहा हूं, ये जो बोलो आप अपनी ताकत, हमारा कॉन्फ्रेंस था लॉस एंजल्स में, और लॉस एंजल्स के बहुत महंगे इलाके, ऑरेंज काउंटी जो सबसे ना वहां पर था। वहां उस समय कैलिफोर्निया भारत की इकोनॉमी से बड़ा इकोनॉमी था जब हमारा कॉन्फ्रेंस था। कैलिफोर्निया का फाइनेंस मिनिस्टर जो ट्रेजरी सेक्रेटरी एक चाइनीज था, हमने उसको कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया, किसी तरह उसको पता लगा हाँ उसके राज्य में इतना बड़ा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो बोला आई वांट टू कम। मैंने कहा नो नो यू कैन नॉट कम, यू आर ए चाइनीज फेलो। वो चाइनीज था ओरिजिनली, तो हमने कहा हम वी हैव ए प्रॉब्लम विद द चाइनीज, वी विल नॉट इनवाइट एज ए चाइनीज। तो बोला नो नो आई एम नॉट चाइनीज, आई एम अमेरिकन, आई एम हियर फॉर लास्ट 150 ईयर। कि बोले हम चाइनीज नहीं, हम 150 साल से रह रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप उस लेवल का वैसा कॉन्फ्रेंस, वैसा प्रभावशाली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो चाइनीज भी जो है, जो अमेरिकन, वो भी आपके कॉन्फ्रेंस खुद आना चाह रहा है। यहां तो हम एमएलए को बुलाने तब आएगा, वहां खुद ही आ रहा है, इतने बड़े 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी का फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे आप अपने ताकत को प्रस्तुत करते हैं। ये जिस ताकत की आप चर्चा कर रहे हैं, यह मैंने बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के किंग, उन सब ने अपने जो वहाँ जो अपने जो मैसेज भेजे थे, वही बड़े प्रेरणादायक थे।